नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आज हम लोग 2021 के CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन का हल देखेंगे। आपका ये पेपर काफ़ी इजी था और काफ़ी जो है, अगर कट ऑफ भी गया होगा तो जो है काफ़ी ज़्यादा गया होगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि क्या है इस पेपर में और क्या क्या क्वेश्चन है बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से। तो ये जो कंडक्ट हुआ था पेपर आपका 16/9/2021 को हुआ था और आपका ड्यूरेशन 120 मिनट था एंड 400 मार्क्स के ये पेपर थे। ठीक है। अब जो है हम अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 2021 के पेपर का ही हल नहीं मिलेगा। अभी आपको लगातार जो है 18 और जो है 20 के पेपर का हल भी देखने के लिए मिलेगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से, शेयर करिएगा लोगों से कि लोग भी जो है इससे जुड़ पाए, इस पेपर को देख पाए कि किस तरीके से उनका जो है पेपर आया था और क्या क्या क्वेश्चंस उनके पेपर में दिए गए थे इकोनॉमिक्स वाले पार्ट से। ठीक है। तो हम जो है आपके सेक्शन बी यानी पार्ट बी को देखेंगे, जिसमें कि आपके स्पेशल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड बजट इन पार्लियामेंट। तो जो आपकी निर्मला सीतारमन है, उन्होंने कितनी बार जो है बजट को प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन जो फोर्थ है वो करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने 4 बार जो है अभी तक बजट को पेश किया है आपके पार्लियामेंट में, यानी ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोर देन हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया एंगेज्ड इन। आपका जो हाफ ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया है वो कहाँ एंगेज्ड है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर करेक्ट होगा, कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में जो आपकी पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर जो है इन्वॉल्व है। यहाँ पर सर्विस सेक्टर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, पर ठीक है एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपकी एंगेज्ड है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है आपके, वेरी इजी क्वेश्चन, आपके एडम स्मिथ है। कभी कभी ये क्वेश्चन घुमा के पूछता है हु इज़ द मॉडर्न फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो भी आपका एडम स्मिथ ही है। ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन जो है इनकी बुक का नाम था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन इंडिया इकोनॉमिक सर्वे इज़ पब्लिश्ड बाय। अब भारत में जो है इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, किया जाता है। तो इसका जो होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ जो है फाइनेंस के द्वारा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका थर्ड वाला हो जाएगा, थर्ड वाला करेक्ट है। यानी जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके द्वारा जो है आपका पब्लिश किया जाता है कौन सा, इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंडेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि में कौन सा आपका अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा है फ्रिक्शनल, तीसरा है आपका डिसगाइज्ड एंड चौथा आपका टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है वो आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके बहुत सारे पेपर में रिपीट करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट। टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देख लो, चाहे आपका स्ट्रक्चरल देख लो, चाहे आपका डिसगाइज्ड हो गया, या फिर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर आपका साइक्लिकल। तो आपको जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर के जो लेबरर्स हैं, आपके जो कृषक है, वो क्या करते हैं कि जब तक उनके खेत में जो आपका अनाज रहता है तब तक तो वो एम्प्लॉयड रहते हैं। फिर जब जब उनका हार्वेस्ट निकल जाता है उसके बाद जो वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। फिर जब तक उनका खेत में लगेगा तब तक तो आपका काम करते रहेंगे, फिर कुछ दिनों तक खाली हो जाते हैं। तो ये जो है आपका डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसे ही आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्यों होता है, अकर्स व्हेन वर्कर स्किल डू नॉट मैच विद द जॉब। यानी सपोज़ मैं अगर टीचिंग के लिए लायक हूँ, अगर मैं जो है आपका झाड़ू पोछा बर्तन का काम करूँगी तो ये मेरे पे मैच नहीं करेगा। ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या करेगा, ये डू नॉट मैच विद द जॉब दैट आर अवेलेबल, यानी हम जो हैं आपके एडवांस हैं पर हमें हमारा जॉब मैच नहीं करेगा, तो वो स्ट्रक्चरल टाइप हो जाता है। ठीक है। और मतलब आपका फिर एक फ्रिक्शनल होता है। फ्रिक्शनल में बेसिकली क्या होता है, अकर व्हेन पीपल चेंज जॉब एंड गेट लेड ऑफ फ्रॉम द करंट जॉब। ठीक है। ये आपका जब लोग लगातार जॉब को चेंज करते हैं तो वो फ्रिक्शनल होता है। ठीक है। ओके।
और ये क्या करता है, ये बहुत टाइम लेता है, मतलब टेक टाइम टू फाइंड राइट जॉब आफ्टर दे फिनिश देयर स्कूलिंग, और काफ़ी टाइम लगता है राइट जॉब पाने में इस वाले में आपके स्ट्रक्चरल में। तो यहाँ पर जो है आपके जो है एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द थ्योरी ऑफ डाउन फिल्ट्रेशन वॉज रिलेटेड विथ, ये तो आपके जो है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी शिक्षा से संबंधित है। इसमें ये कहा गया था कि ऊपर के 10% लोगों को जो है शिक्षित कर देंगे तो नीचे के जो है आपके और लोग क्या हो जाएंगे, शिक्षित होंगे। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जो कि 10% पे बेस था कि आपके जितने 10% ऊपर वाले लोग हैं उनको क्या करो, उनको पढ़ा दो, जिसकी वजह से जो है आपका जो नहीं पढ़ा वाला वर्ग है वो भी क्या करेगा, पढ़ लेगा। तो ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, आपकी कॉलोनियल पीरियड में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, पर इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया है आपके डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को। क्लियर? तो याद रखना कि ये किससे संबंधित है आपके, तो शिक्षा से संबंधित है, ठीक है, आपके एडुकेशन से, यानी आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था, अगर आपने पढ़ी होगी कभी तो ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी ये आपके लॉर्ड मैकाले आपने सुना होगा, उनसे संबंधित है आपके डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज स्टार्टेड इन, तो कब स्टार्ट हुआ था, तो 1991 में, जो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आपकी था। ठीक है, ये आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कि ना ही आपका एक्सपोर्ट हो रहा हो ना ही इंपोर्ट हो रहा हो। वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनबाउंडेड सोल्यूशन इन लीनियर प्रोग्रामिंग इन नोन एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं आपके अनबाउंडेड सोल्यूशन लीनियर प्रोग्राम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ, ये आपका द लॉ सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, जो कि क्लासिकल का है। तो ये किसके द्वारा दिया गया, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये आपके JB से के द्वारा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस टू सेक्टर मॉडल, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपके हेरोडोमर मॉडल जो है आपके किन्स के मॉडल पे बेस्ड था। ठीक है, पर हेरोडोमर मॉडल यहाँ पर करेक्ट होगा, जो कि 2 सेक्टर मॉडल पे आपका आधारित था। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रोइंग कंट्री का आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि GNP आपका करंट प्राइस पे चल रहा होगा कि कांस्टेंट प्राइस पे चल रहा होगा, क्या है। तो याद रखिएगा कि GNP जब राइज होता है कांस्टेंट प्राइस पे, ठीक है, कांस्टेंट प्राइस पे, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, यानी आपका GNP इज़ नॉट कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्राइस, अगर हमारा GNP कांस्टेंट प्राइस पे राइज करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो क्या कर रही होगी, ग्रो कर रही होगी, यानी ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं वेज फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ, किसका कंट्रीब्यूशन है, तो याद रखिएगा कि JM किन्स का कंट्रीब्यूशन आपके वेज फ्लेक्सिबिलिटी थ्योरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी बार मैंने आपके मतलब इस चैनल पे पढ़ाया हुआ है, आप लोग देखिएगा प्रीवियस वीडियोस में तो आपको ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी कि मैंने बार बार जो है आपके मल्टीप्लायर का एस्पेक्ट है, APC MPC सारी चीज़ें रिपीट की है। तो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन कि मल्टीप्लायर का कौन सा करेक्ट फार्मूला है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। आपको पता है कि K से डिनोट करते हैं मल्टीप्लायर को, 1/1 - MPC इसको लिखते हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आप सभी को पता है कि K जो मल्टीप्लायर है उसका डायरेक्ट संबंध होता है आपके MPC से। ठीक है, जबकि K मल्टीप्लायर मतलब K जो मल्टीप्लायर है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है आपके MPC से, MPS से। MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी आपके इनकम के चेंज होने की वजह से आपके कंजप्शन में क्या बदलाव आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, MPC कहते हैं। जबकि आपका जो MPS होता है वो हमारा क्या होता है कि आपके इनकम में चेंज होने की वजह से आपका कंजप्शन सेविंग कितना चेंज हो रहा है वो MPS है। तो मल्टीप्लायर का यहाँ पर कौन सा राइट फार्मूला हो जाएगा, आपका फर्स्ट वाला फार्मूला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा इसमें सही नहीं है। देखिए क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो आपको पता है कि APC प्लस APS किसके बराबर होता है, आपके 1 के बराबर होता है, ये तो करेक्ट है फर्स्ट वाला। अब हम इसको लिख सकते हैं आपके APS को इस तरीके से लिख सकते हैं कि APS इक्वल्स टू 1 -
APC है ना, ये तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला भी करेक्ट हो जाएगा, पर यहाँ पर फोर्थ वाला करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ये रिलेशन याद रहेगा तभी जाके आप फॉर्मूले को डिराइव कर पाओगे। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ करेक्ट यहाँ पर, मतलब गलत है ये। ठीक है, क्वेश्चन में गलत वाला पूछा था ना। नेक्स्ट हमारा है कि आपके नेशनल इनकम में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम। आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल इनकम है, अगर हम फिक्स्ड आपके कॉस्ट पे देखें, ठीक है, जो आपका फिक्स फैक्टर पे अगर आप देख रहे हो, तो आपका जो रेंट है, वेज है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है ना, तो ये सारे जो है नेशनल इनकम में ऐड होता है। पर यहाँ पर आपका जो ओल्ड एज पेंशन है ये नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये नहीं होता है, स्कॉलरशिप भी नहीं होती है, जबकि आपका प्रॉफिट आता है। ठीक है, प्रॉफिट आपके नेशनल इनकम का पार्ट है, यानी ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IS रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट IS कर्व, IS कर्व जो होता है वो कमोडिटी मार्केट के लिए होता है। आपको पता होना चाहिए कि ISLM का जो कंसेप्ट है वो हिग्स के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पर आपके इनकम एंड इंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन देखते हैं आपके IS कर्व में, यानी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हियर। IS कर्व जो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और LM कर्व क्या होता है आपका पॉजिटिव स्लोप होता है। ठीक है, आपने इसको अगर पढ़ा होगा, ILM कब जो होता है मनी मार्केट के लिए होता है, IS कब जो होता है गुड मार्केट के लिए होता है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ड्यूरिंग रिसेशन के जो है समय पे आपका क्या होता है। तो रिसेशन के टाइम पे याद रखिएगा कि ये जो है आपका ट्रेड साइकिल का पार्ट है। ठीक है, ट्रेड साइकिल का पार्ट है। अगर आपको ट्रेड साइकिल पता है या फिर बिजनेस साइकिल भी उसको कहते हैं, तो आपका पहले क्या होता है, आप धीरे धीरे एक्सपेंशन करते हो, एक्सपेंशन करने के बाद आप पीक पे आते हो, फिर पीक के बाद आपका जो है रिसेशन आता है, मतलब इस पॉइंट पे आपका रिसेशन है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपका रिसेशन है, और फिर आपका डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, डिप्रेशन तो वर्ड्स स्थिति हो जाती है आपकी इकोनॉमी की, और यहाँ पर आपका ट्रफ होता है। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारा क्या होता है, पीक होता है। ठीक है, ये हमारा पीक है, और यहाँ पर आपका एक्सपेंशन है, इस वाले पॉइंट पे आपका एक्सपेंशन है। अब पूछ रहा है कि रिसेशन में होता क्या है। बेसिकली रिसेशन में अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें, तो रिसेशन में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है आपके रिसेशन के टाइम पे। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आपका बढ़ जाता है, आपका बिजनेस गो बैंकरप्ट, आपका बिजनेस जो है आप बेकार होने लगेगा। ठीक है, यानी कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है रिसेशन के टाइम पे। ठीक है, आपका नेशनल आउटपुट यानी नेशनल इनकम, आपका राष्ट्रीय आय आपका कम होने लगता है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट आपके देश में खूब बढ़ेगा। क्लियर? ओके, और आपका जो इस समय पे इन्फ्लेशन रेट है वो क्या होने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है। मतलब आपके रिसेशन के टाइम पे हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल, पर ये आपका क्या होता है यहाँ पर डिक्लाइन करने लगता है। ठीक है, यानी लोअर होने लगता है। ओके, और गवर्नमेंट क्या करने लगती है, बोरोइंग करने लगती है, यानी गवर्नमेंट जो है उधार लेने लगती है, उसका बोरोइंग जो है राइज हो जाता है। तो ये सारे जो है आपके उसके कारण है, मतलब आपके इन रिसेशन के होने की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट हियर, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपका बढ़ जाता है। NNP को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो NNP हम लिखते हैं, क्योंकि नेट नेशनल प्रोडक्ट को निकाला, तो हम GNP में से अगर डिप्रेसिएशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है NNP आ जाता है। अगर यहीं पर NDP पूछता तो NDP किस तरीके से निकालते हैं, तो हम GDP में से डिप्रेसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो आपका क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, ये हमारा NDP आ जाता है। पर यहाँ पर तो आपका NNP पूछा है, तो NNP आप GNP में से जब माइनस कर दोगे डिप्रेसिएशन को तब आएगा। अब GNP में क्या होता है, GNP में हमें पता है कि सारी चीज़ें GDP की होती है, बस एक चीज़ आपका ऐड हो जाता है, जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो ऐड हो जाता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दोगे तो वो आपका मतलब जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है वो आपका GNP में ऐड होता है। जबकि GDP में क्या होता है, GDP में सिर्फ जितनी गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू हमारे कंट्री के अंतर्गत, वो सिर्फ चीज़ें ऐड होती हैं। तो ऑप्शन 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन ईयर किस साल में आपका आया था, तो याद रखिएगा कि ग्रेड जो आपका डिप्रेशन था उसके बाद आया था 1929 के बाद, 1936 में आपका ये आया था। यानी ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका थर्ड वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी इन किनीशियन साइकोलॉजिकल कंजप्शन फंक्शन। तो आपको याद रखना है कि किनीशियन ने जब साइकोलॉजिकल कंजप्शन फंक्शन दिया था तो उसमें उन्होंने बोला है कि जैसे जैसे इन लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजप्शन बढ़ता है, पर जितना तेज़ी से इनकम बढ़ता है उतनी तेज़ी से कंजप्शन आपका राइज नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किनीशियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन कहते हैं। तो इसमें क्या बोला गया कि आपका जब बेसिकली अगर शॉर्ट रन की बात करें तो एपीसी जब ग्रेटर होता है आपके एमपीसी के, तो ये यहाँ पर ये वाला ट्रेंड आपका फॉलो करेगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यानी आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कंजप्शन से अगर हम इनकम को मतलब इनकम सॉरी कंजप्शन को अगर हम इनकम से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आईपीसी आता है, ये ग्रेटर होता है आपके चेंज इन कंजप्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम से। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा लॉन्ग रन में होता है। ठीक है, ये लॉन्ग रन में है आपका। ठीक है, और ये आपका क्या है, शॉर्ट रन के लिए है। ठीक है, दो ही पार्ट दिया था इन्होंने अपने थ्योरी में। कौन सा था इनका थ्योरी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है, आगे इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले आपके वीडियो में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा, वो भी इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सके। जुड़े रहिएगा, चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।